हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम लोग अब मेनली इस वीडियो के अंदर प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली नाउ एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, तो हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो में। आई होप पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं, तभी नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोसीड कीजिए प्लीज़, है ना। तो जो प्लांट्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, और मेनली कौन से प्लांट्स में? ग्रीन प्लांट्स में। वाई ग्रीन? विल डिस्कस द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है, सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होता है किसके अंदर? ग्रीन प्लांट्स के अंदर। नाउ ये जिस प्रोसेस से अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं ना, उसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द टर्म फोटो मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स फूड बनाना, फूड डिराइव करना। सो photosynthesis is what? It is the process by which plant make its own food or their own food from CO2, water, by using or utilizing light energy in presence of chlorophyll. So ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या हमको क्या चाहिए? सबसे पहले CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा। फूड किस फॉर्म में बनेगा? मेनली ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। दिस इज योर मॉलिक्यूल, दैट इज ग्लूकोज प्लस और क्या बन जाएगी? O2, एंड ये O2 जो है वो रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, सो व्हाट वी आर टेकिंग, हम लोगों ने CO2 लिया, वाटर लिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बना दिया? ग्लूकोज एंड O2। ये जो रिएक्शन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ एनाबॉलिक रिएक्शन। इफ़ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड कि जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन है, बिकॉज इसके अंदर क्या हो रहा है? एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम होती है कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, एनर्जी कंज्यूम होती है। सो ये क्या है? फोटोसिंथेसिस के क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, नाउ अब आप एक सिंपल तरीके से फोटोसिंथेसिस को याद रखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमें बनाना है खाना, रोटी बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखो सिंपल तरीका है, अभी फोटोसिंथेसिस याद हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। फिर पता रखना है कि ये फोटोसिंथेसिस है। तो क्या करना है हम लोगों को? सबसे पहले रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? आटा। आटा इज इक्वल्स टू CO2, आटा CO2। ठीक है, तो दिस CO2 इज इक्वल्स टू आटा, आटा ले लिया। देन चाहिए वाटर, तो वाटर तो आटे में, पानी तो हम लोग डालते ही हैं, और हम बिना नमक वाला खाना बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कभी ये मत बोल देना आप नमक तो डाला ही नहीं आटे में। ठीक है, सो आटा ले लिया, पानी ले लिया, और इन दोनों को हम लोग ने डो बना लिया। नाउ हम लोगों को क्या चाहिए होती है? एनर्जी, है ना, हीट, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी ले ली, सनलाइट इज इक्वल्स टू यार जो वो गैस होती है वो क्या है? सनलाइट। जो लिक्विड पेट्रोलियम हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर जो भी वो हीट फ्लेम जो भी यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो गया? सनलाइट के एनालॉगस हो गया। नेक्स्ट थिंग क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज व्हाट? सिलेंडर। क्लोरोफिल क्या है? सिलेंडर। क्यों सिलेंडर? बिकॉज ये जो सनलाइट, ये जो गैस है, ये किसके अंदर है? ट्रैप्ड सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। और इसके बाद सिलेंडर से जब गैस निकलेगी तो आटा और CO2 को हम लोग मिक्स कर देंगे, तो लास्ट में रोटी बन जाएगी। तो यार ग्लूकोज इज इक्वल्स टू रोटी। ठीक है, एंड लास्ट में जो एक स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, गरम गरम भाप निकलती है, तो वो क्या हो जाएगी? O2 हो जाएगी। तो ये क्या है? स्टीम। अब बताइए कितना इजी तरीके से हम लोगों को सिर्फ रोटी बनानी थी और रिएक्शन हम लोग को अच्छे से याद हो गई। क्या लिया? आटा, पानी, गैस सिलेंडर,
एंड लास्ट में रोटी और उसके साथ में भाप निकल गई। ठीक है, क्या आटा, पानी, गैस सिलेंडर, रोटी बन गई और भाप निकल गई। कितना इजी है। ठीक है, अब इसमें सो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल का क्या काम होता है। जो ये क्लोरोफिल है ये इसका काम होता है इस सनलाइट को ट्रैप करना। अब सनलाइट तो ऐसे मेरे पास भी आ रही है बट आई एम नॉट हैविंग दैट क्लोरोफिल टू ट्रैप दैट सनलाइट। सो क्लोरोफिल का मेन वर्क होता है सनलाइट को ट्रैप करके अपने अंदर रखना। अब उसको यूटिलाइज किया जा सकता है बट हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, सो वी कांट ट्रैप दैट सनलाइट एंड दैट्स व्हाई वी आर हीटरोट्रॉफ्स। हम क्या हैं? हीटरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, आपको एनाबॉलिक रिएक्शन के तौर पे ये रिएक्शन हमेशा याद रखनी है। ठीक है, किस तरीके से आपको लास्ट में रोटी बनानी है। ठीक है, गैस सिलेंडर। ठीक है, नाउ ये जो क्लोरोफिल होता है, लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का क्या वर्क होता है? इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट या फिर इट ट्रैप्स सनलाइट। सनलाइट को क्या करता है? ये ट्रैप करता है, ट्रैप्स सनलाइट। सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है। ठीक है, इसका मेन वर्क ये है। नेक्स्ट है, अब फूड बन गया, ग्लूकोज, हम खाना बना लिया, प्लांट्स ने खा भी लिया, अब एक्स्ट्रा भी तो बच जाता है, सेविंग्स है ना, हम सारा खाना थोड़ा ना खा लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बचता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च के अंदर, और ये जो स्टार्च है वो धीरे धीरे लीव्स में या फर्दर दूसरे फ्रूट्स में, ग्रेन्स में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। सीड में मान लो, फ्रूट में मान लो, ठीक है, या फिर लीव्स में ये क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और फिर आगे फर्दर जब प्लांट्स के पास फूड नहीं आता उस टाइम पे काम आ जाता है, या फिर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई सब्सटेंस बनाना है ना, जब भी कोई चीज़ बनानी है तो मुझे मॉलिक्यूल्स को पास लाना होगा। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या था? CO2 का मॉलिक्यूल था, वाटर का मॉलिक्यूल था। अब खूब सारे वाटर के मॉलिक्यूल, अब देखो, अच्छा इस रिएक्शन को बैलेंस हमने नहीं किया है, आई एम सॉरी, नाउ आई एम बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, सो हमें 6 वाटर के मॉलिक्यूल चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल हम लोग को चाहिए हैं क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाटर भी हम लोग इसके साथ में लिख देते हैं। ठीक है, वाटर भी हम लोग इसके साथ में लिख देते हैं हमारी रिएक्शन में एज एन। ठीक है, नॉर्मल अगर आपके लेवल पे पढ़ रहे हैं, बट आगे जाके पता चलेगा इस वाटर का एज एन कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो आप वाटर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। लास्ट में इस रिएक्शन में वाटर होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है, आप मतलब दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, यू कैन राइट ईच ऑफ द रिएक्शन। नाउ 6 CO2 लिया, 6 वाटर लिया। अब इसके सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके देखो, इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने होंगे बॉन्ड। बॉन्ड आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे अभी 10th क्लास में, 9th में आई थिंक आप लोगों ने बॉन्डिंग्स पढ़ी होंगी। ठीक है, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन C के बीच, C एंड O के बीच में, H2O के बीच में बॉन्डिंग्स होती हैं। सो ये जो बॉन्ड बनता है ना, जब मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो एनर्जी लगती है बॉन्ड बनने में। सो जब भी ये बॉन्ड बनते हैं, ये अभी इतने सारे बॉन्ड बने, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स एलिमेंट और 6 हाइड्रोजन के और 6 ऑक्सीजन के, ये पास आए और इन्होंने बॉन्डिंग बनाई, बॉन्ड्स बनाए अपने बीच में। तो बॉन्ड बनाने के लिए दो लोगों को पास में लाने के लिए, फ्रेंडशिप करवाने के लिए एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल्स जब भी बनते हैं ना, या फिर बॉन्ड तब भी बनते हैं, या बॉन्ड बन रहे हैं तभी बड़ा मॉलिक्यूल बना है, तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंज्यूम होती है, यूटिलाइज होती है। और जब भी बॉन्ड टूटते हैं, मतलब जब इसका कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी, आगे मैं इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करूंगी तो बॉन्ड टूटेंगे, और जब भी बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ये 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, आपको पता चल जाएगा। तो अब मुझे बॉन्डिंग करनी थी इनके बीच में, तो मुझे देखो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। अब जब आगे मैं इसको कंज्यूम करूंगी बॉडी में, और जब इसके बॉन्ड टूटेंगे, अब बॉन्ड टूटने के लिए हथौड़ा चाहिए होता है, दैट इज ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वी विल डिस्कस। तब क्या होगा, वो जो बॉन्ड के बीच में वो जो एनर्जी लगी थी, अब वो जब वो बॉन्ड टूटेंगे तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वो जो एनर्जी लगी थी बॉन्ड बनाने में, अब वो जब बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड के फॉर्म में वो एनर्जी रह गई थी, रिटेन हो गई थी वहीं पे, अब जब वो बॉन्ड टूटेंगे, स्प्लिट होंगे, तो वो एनर्जी
टूट जाएगी। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में होता जाता है ना, वैसे वैसे उसकी बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होती जाती है और उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। ठीक है, ऐसा ही एटीपी के केस में भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आप लोग इतना ही देखिए। ठीक है, नाउ विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 मेन स्टेप में होता है, इतना ईजी नहीं होता जैसा हमने रोटी बना ली थी। ठीक है, तो 3 मेन स्टेप होते हैं इसके। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, पहला जो स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, दैट इज लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद ये जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट की जाएगी या कन्वर्ट होगी इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके साथ साथ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, हमारे पास 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, हमारे पास क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ने सनलाइट एब्जॉर्ब कर ली। इसके बाद ये जो वाटर है, ये वाटर के मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा। और स्प्लिट होके किन 2 चीज़ों से बना है बताइए, वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये किस में स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल के अंदर स्प्लिट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये इसका भी काम हो गया, इनका भी। अब CO2 का क्या वर्क होता है, देखो नाउ होगा रिडक्शन। व्हाट इज रिडक्शन, देयर इज 2 टर्म्स है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल, ये क्या कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज जस्ट ऑपोजिट, कि हाइड्रोजन का तो एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसके अंदर रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा, ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड होते हुए चले जाएंगे CO2 के अंदर टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये हम लोग क्या करेंगे फिर, मतलब ये जो ग्लूकोज है ये क्या बन जाएगा, फूड बन जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में केमिकल एनर्जी, वो जो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी ना, वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, ध्यान रखिएगा, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी एटीपी होगी। एंड ये एटीपी फिर क्या करेगी, रिडक्शन करवाएगी, और वाटर का स्प्लिटिंग तो हो ही गया, रिडक्शन करवाएगी और क्या बना देगी, कार्बोहाइड्रेट बना देगी। वेरी इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 3 स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सबसे पहले सनलाइट चाहिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है। सनलाइट को क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन कौन करेगा और क्लोरोफिल करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, कन्वर्जन होगा इस लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना। नाउ और इसी के साथ साथ सेकंड स्टेप में एक दूसरा काम भी होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूटेगा इनटू H&O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। द थर्ड स्टेप विल बी, नाउ जो CO2 है हमारे पास उसका होगा रिडक्शन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, रिडक्शन होगा बाय हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिडक्शन तो ठीक है, ऑक्सीजन को आप रिमूव करोगे तो भी हो सकता है रिडक्शन, बट यहाँ पे रिडक्शन कैसा होगा, हाइड्रोजन ऐड करने वाला रिडक्शन होगा। ठीक है, एंड इट विल फॉर्म कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग दैट केमिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड बाय लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनी थी उसको यूटिलाइज करके क्या करेगा, ये रिडक्शन होगा CO2 का बाय हाइड्रोजन। सो टिल हेयर वी हैड कंप्लीटेड, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या चीज़ है, ध्यान रखिएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनर्जी इसके अंदर कंज्यूम होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ना कुछ बनना है, और जब भी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग बननी है तो एनर्जी लगनी ही होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। सिंपल तरीका याद रखना है, रोटी बनानी है हम लोगों को। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे, इधर वाली जो चीज़ें होती हैं आपको पता होगा रिएक्टेंट होती हैं, और जो एरो के इधर वाली जो चीज़ होती है एक रिएक्शन में वो प्रोडक्ट होती हैं। ठीक है, नाउ क्लोरोफिल का वर्क वी नो, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। अब ये जितना भी फूड सिंथेसाइज हो जाता है वो यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो कुछ बच जाता है वो स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उस स्टार्च को हम लोग यूज़ में ले सकते हैं, वेदर प्लांट्स अपने अल्टरनेटिव फॉर्म में वो अपने मतलब दूसरे पर्पस के लिए यूज़ ले सकते हैं, या फिर कभी फूड ना हो इन दैट कंडीशन वो इस स्टार्च को क्या करते हैं, यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, और काम क्या आता है, ये जो फूड बना है ये क्या काम आएगा,
ये हमारे पास एनर्जी पैकेट है भैया, इसके अंदर कितनी सारी बॉन्डिंग है, जितनी बॉन्डिंग तोड़ोगे ना उतनी एनर्जी मिलेगी। अभी जो एनर्जी लगी थी ना, ये सब बॉन्ड बनाने के अंदर जो भी एनर्जी लगी थी, अब जब भी ये टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज होगी और आपको क्या देगी, एनर्जी देगी। द पर्पस इज दैट, देखो पहले एनर्जी लगा के बना लो कुछ, और अब तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स में जो एनर्जी है ना, हम लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। एनर्जी जो है वो ना ही तो कभी बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये सिर्फ कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो लाइट एनर्जी जो है वो किसके, बॉन्ड बनाने के फॉर्म में काम आ गई। अब हमने क्या किया, हमें वो चाहिए थी तो बॉन्ड टूटेंगे और हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में उसको यूज़ में ले सकते हैं। कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है ना। नाउ तो ये हम लोगों ने सारा पढ़ लिया। नाउ हम लोग एक बार के लिए डिस्कस करेंगे कि रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए। ये दो रॉ मटेरियल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 एंड वाटर। कहाँ से मिलेंगे, कैसे प्लांट इनको ऑब्टेन करेगा, विल डिस्कस दैट। नाउ हमको रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए रिएक्शन क्या थी, CO2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप बार बार इसको लिखिए, है ना, फिर इससे आपको याद होगी। सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड इट विल गिव ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ ये दो चीज़ें रॉ मटेरियल हैं। अब हमें देखना है ये आपको कहाँ से मिलेंगी। सबसे पहले CO2 की बात करते हैं। CO2 कहाँ से मिलेगी, देखिए अब सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा, होता क्या है, चीज़ें कहाँ हो रही हैं, फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वील डिस्कस इन नेक्स्ट, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। हमारा ये बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पे हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। ठीक है, लीव्स के अंदर होते हैं, लाइक ये लीव है, ये लीफ है। ठीक है, लीव के जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर एक सेल के अंदर है आपका एक ऑर्गेनेली जिसको हम बोलते हैं, तो देखो लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, सेल है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने 9th में पढ़े होंगे, थाइलाकॉइड्स। ठीक है, सेल चैप्टर के अंदर इनको क्या बोलते हैं, या फिर ग्रेना बोल लो कंबाइनली। थाइलाकॉइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, थाइलाकॉइड्स। एंड इन थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। तो यहां जाके क्लोरोफिल, और साइट क्या होती है फोटोसिंथेसिस की, दिस आपकी जो लीफ की सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है आपका, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इस लीफ के अंदर CO2 कहाँ से आएगी, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए लीफ के अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टाइनी पोर्स, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं हम इनको, स्टोमेटा। ठीक है, और ये स्टोमेटा का अगर एक स्ट्रक्चर देखें नॉर्मल, ये स्टोमेटा जनरली पोर होते हैं और ये सराउंड होते हैं स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, जो इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या करती है, रेगुलेट करती है। एंड ध्यान रखिएगा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं। और आपका सीधा ये जो हमने अभी पढ़े हैं, 3 जो स्टेप्स पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस के, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन पूरा फोटोसिंथेसिस एज एन इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी इसके अंदर जो मेन चीज़ जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती वो यही है। ठीक है, तो स्टोमेटा जो होते हैं वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, देखिए बीच में ऐसे पोर होता है। ठीक है, देयर विल बी 2 गार्ड सेल्स, लाइक दिस, 2 गार्ड सेल होती हैं और बीच में ये क्या है, पोर है।
ठीक है। और आजू बाजू क्या होती हैं, सब्सिडरी सेल्स। ये क्या होती हैं, subsidiary cells. These are kidney shaped guard cells, and the this middle structure is stromatal aperture और pore भी बोल सकते हैं, और stromatal aperture। ठीक है। नाउ यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो अलग बात है। मेन अब इसका फंक्शन देखते हैं। ये जो पोर है, यहाँ से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो व्हाट आर स्टोमेटास? स्टोमेटास आर द टाइनी पोर्स, दे आर हैविंग टू मेन फंक्शंस। पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस लाइक CO2 एंड H2, सॉरी CO2 एंड आपका O2। O2 भी तो रिलीज होनी है, CO2 बाहर से लेगा, प्लांट के पास खुद के पास CO2 नहीं बन रही है। तो स्टोमेटा से क्या मिल रही है, CO2 आपको कहाँ से मिल रही है, स्टोमेटा से आ रही है। ये जो टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑन लीव्स, दे आर मेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो CO2 वहाँ से आती है, और O2 जो निकलती है, ये जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में O2, ये प्लांट्स के तो एज इन रेस्पिरेशन के अलावा कुछ काम की नहीं है, तो ये रिलीज कर देते हैं। रेस्पिरेशन में तो O2 इनको भी काम आती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है प्लांट्स को O2 चाहिए ही नहीं, बिल्कुल उनके लिए हार्मफुल है, जहर है, पॉइजन है, ऐसा नहीं होता। बचपन में पढ़ते थे, बट O2 रिक्वायर होती है, बट इन अनदर प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है। सो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया ओपन स्टोमेटा का। नाउ स्टोमेटा क्लोज भी होता है, ध्यान रखिए, हमेशा ओपन नहीं होते। जब रिक्वायरमेंट है, CO2 लेनी है तो खुल जाएंगे, या फिर O2 निकालनी है तो खुल जाएंगे। वैसे इनका एक और फंक्शन होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। दैट इज, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है वाटर का जो लॉस होता है। हम लोगों ने पढ़ा है इवोपरेशन वाली चीज, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा। दीज आर टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दीज आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन, दैट इज लॉस ऑफ वाटर। इट इज व्हाट, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, ये होता है ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों काम ये करवाता है। तो दिस इज द ओपन कंडीशन, इसमें ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगी, जो कुछ होना है। दूसरी क्लोज कंडीशन होती है, देखिए इसमें तो जो गार्ड सेल होती है वो किडनी शेप में होती हैं। नाउ एक और क्लोज जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होती है, ये जो सेल्स होती हैं ये डम्बल शेप की हो जाएंगी। ये आपकी वही सब्सिडरी सेल्स हैं। ठीक है, ऐसी सेल्स हो जाएंगी डम्बल शेप की। पोर गायब हो गया, देखिए बीच में से पोर नहीं है अब, तो ये क्लोज्ड कंडीशन है। इसको क्या बोलेंगे, तो ये बहुत बार डायग्राम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। डायग्राम दे देते हैं कौन सी कंडीशन है, या फिर ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम बताइए बाय आप इसका फंक्शन भी पूछा जाता है जनरली। बाय आस्किंग इट्स फंक्शन दे जस्ट आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, 10th इज बोर्ड क्लास, वी नो, सो वी हैव टू वर्क हार्ड। थोड़ा सा हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, इतना लीनियंटली कोई भी चीज़ों को हम नहीं लेंगे, है ना। स्मार्ट तरीके से देखते हुए कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई क्लोज कंडीशन। अभी नाउ ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती क्यों है? सो दिस गार्ड सेल, जो ये गार्ड सेल है, इट रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको कौन गार्ड करता है? दीज गार्ड सेल, ये रेगुलेट करती हैं। ठीक है, होता क्या है, जो गार्ड सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है, वाटर, इनके अंदर वाटर फिल होता है। जैसे ये नॉर्मल इनकी शेप ऐसे होती है, ठीक है, ये ऐसे डम्बल शेप में होती हैं। अब जैसे ही इनके अंदर, जैसे कि बैलून जब अपनी उसमें से अब हवा निकाल देते हो, गैस निकाल देते हो, तो वो कैसे नॉर्मल इस फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्लैसिड फॉर्म में। अब जैसे उसके अंदर वाटर आता है, इनके अंदर जैसे वाटर भरता है, जब भी कोई चीज़ एक्सचेंज करनी होती है वाटर इनके अंदर आ जाता है, तो ये स्वेल हो जाती हैं, ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं। और जब भी ऐसी कंडीशन में आती हैं किडनी शेप में, तो बीच में एक अपर्चर बन जाता है। देखिए एक अपर्चर बन गया,
और इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब जैसे ही गैसेस एक्सचेंज हो गया या फिर ट्रांसपिरेशन हो गया, वापस से इनके अंदर से वाटर लूज होता है और ये इस कंडीशन में आ जाती हैं, दैट इज़ फ्लैसिड कंडीशन में, ठीक है। और जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो थोड़ा सा बहुत एक हायर लेवल पे अगर हम इसको पढ़ें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर बिकॉज इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, है ना। तो हम लोग आपके सिलेबस में इतना हाई लेवल है ही नहीं, सो विल नॉट मेक इट दैट मच हार्ड, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्म में आपको इतना याद रखना है। तो ये तो किस तरीके से CO2 मिली, रॉ मटेरियल कहाँ से आया, हमें तो ये पता लगाना था। अब हमें सारा पता चल गया भैया CO2 कहाँ से आया, लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर कहाँ जाके काम हो रहा है और वहाँ तक कैसे इस लीव्स के थ्रू क्या पहुँच रही है, CO2। द नेक्स्ट थिंग इज वाटर कहाँ से आता है, थ्रू जाइलम। हम लोगों ने कुछ कंडक्टिंग टिश्यू पढ़े होंगे क्लास 9th में, चैप्टर टिश्यू। इसके अंदर कुछ हम लोग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, परमानेंट टिश्यू पढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो जाइलम होता है ये क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, एंड वाटर प्लांट्स रूट के थ्रू क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, फ्रॉम दी सॉइल ओनली। बारिश का पानी कभी भी स्टोमेटा के थ्रू नहीं जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ऐसा लगता था, और आई थिंक हर बच्चे को जो भी है लगता होगा कि प्लांट्स को ऐसे भी अगर हम लोग पानी स्टोमेटा के थ्रू भी वो ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। दे ऑलवेज, स्टोमेटा तो सिर्फ 2 काम के लिए है, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बाकी वाटर अगर आना है तो वो सॉइल से ही आएगा, सॉइल से ही वाटर आना है। ऊपर कितना भी दे दो, ऊपर से कुछ नहीं है, तो पानी इसको कहाँ से मिलना है, हमेशा सॉइल से। और सॉइल से लीफ तक पानी कैसे पहुँचेगा, थ्रू दिस कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज जाइलम। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, ठीक है। विल डिस्कस फर्दर व्हेन विल डिस्कस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तब पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जाइलम का। अभी तक ध्यान रखिए, जाइलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वाटर कंडक्ट करवाते हैं इन द प्लांट्स, ठीक है। तो नाउ हम लोग को पता चल गया कहाँ से CO2 मिलता है और कहाँ से हम लोगों को वाटर मिलता है। सो टिल हियर वी हैड कंप्लीटेड। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उससे इनका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी, ठीक है, रिएक्शन हम लोगों ने याद की। देन फिर उसमें जो स्टेप्स, फोटोसिंथेसिस को जो स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के वो पढ़े। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रॉ मटेरियल जो होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं प्लांट को, CO2 और वाटर रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम, ये जो जितने भी इसेंशियल चीज़ें हैं ये कहाँ से मिलती हैं। इसके अलावा विल डिस्कस द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, दैट इज़ लीफ का हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ओके। प्लीज़ इस चीज़ को लिखिए, NCERT से पढ़िए एंड डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आपके एक्सपेरिमेंटल पार्ट भी यहाँ से एक्सपेरिमेंटल वे में भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू।